व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कराची के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पाकिस्तान की मीशत पर दहशत गर्दों ने हमला किया और पाकिस्तानी रेंजर्स ने 8 सेकंड के अंदर जो है तमाम दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। हमें फ़ख्र है ऑब्वियसली अपनी फोर्सेस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और ISI के ऊपर, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंसी जो है। जब तक ये फोर्सेस हैं तो पाकिस्तानी कौम जो है उनको ये सुकून है, रेस्ट एश्योर्ड, कि दुश्मन जो है वो जितनी भी साजिश करे, जितने भी अटैक करे, उसको उसी तरह मुँह की खानी पड़ेगी जिस तरह आज पाकिस्तान की मीशत पर अटैक की सूरत में हुआ। ये तो था ऑब्वियसली आज की सिक्योरिटी का मामला, लेकिन ये तो है सिक्योरिटी मामला क्योंकि ऑब्वियसली फ़ौज ने संभाले में तो हम बहुत सिक्योर हैं। लेकिन अब आप देखिए, इससे पहले मैं पेट्रोल पे आऊँ, मैंने आज से 1 महीने पहले एक एनालिसिस किया था और मैंने कहा था अल्लाह ना करे ये मेरा एनालिसिस जो है, जो मैंने सोचा है, ये सही साबित हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही साबित हो रहा है। कोरोना को लेकर अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो है, जैसे एमिरेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, एमिरेट्स ने पाबंदी लगा दी है कि पाकिस्तान से जो है उन्होंने कोई फ़्लाइट नहीं लेकर ऑपरेट करनी, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो है अब वो दुनिया में वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यूरोपियन यूनियन जो है वो सोच रही है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो है उनको ना लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जिस मुल्क में बाकी मुल्क तो कोरोना से निकलते जा रहे हैं, जिस तरह भी निकले, मुझे प्राइम मिनिस्टर से कोई एतराज़ नहीं है, वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ है, मीशत की बहाली के लिए फ़ाइन, लेकिन अगर आप लॉकडाउन के ख़िलाफ़ है, मीशत को बहाल करना है तो उसके अलावा भी कोई प्लान होना चाहिए था, क्योंकि अब अगर एंड में खुदा न खासा सिर्फ हम ही रह गए तो जिस तरह मैंने एनालिसिस किया था महीना पहले, वो होगा यही कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन सोच रही है, फिर अमेरिका सोचेगा, फिर कोई और लोग सोचेंगे, इस तरह जो है वो पाकिस्तान तने तनहा रह जाएगा। एक ऐसी कंट्री होगा खुदा ना खास्ता जो कोरोना ज़दा है, जहाँ के ना लोगों को आने दिया जाएगा, ना जहाँ पे फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी, जहाँ के साथ ना कोई ट्रेड होगी, ना वहाँ की कोई एक्सपोर्ट्स जाएगी, इंपोर्ट्स ही मंगवाते रहेंगे और इंपोर्ट्स का बढ़ना जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या किसी भी मुल्क के उसके लिए, रेवेन्यूज़ के लिए और ख़जाने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पेट्रोल पे आते हैं। मैंने आपको व्यूअर्स कई दफ़ा बताया कि हुकूमत के हवाले से आवाम की खुशकिस्मती है कि हुकूमत ने आवाम को आटा भी प्रोवाइड किया, पेट्रोल के अद्वियात भी प्रोवाइड की, लेकिन बदकिस्मती ये आवाम की कि ये प्रोवाइड तब किया गया जब ये कीमतें जो थीं ये ब्लैक और माफिया की जद में थीं, जब ये कीमतें एक जायज़ के बजाय 4-4 गुना और अद्वियात की सूरत में 400-400 गुना थी। आटा जिस वक्त 750 में बोरी थी उस वक्त नहीं मिल रहा था, 1150, 1200, 1100 में मिला। चीनी जो है वो आपको 62 में जो जायज़ है वो नहीं मिलेगी, 62 रुपये किलो, आपको 85-90 में आज भी मिल जाएगी, हुकूमत देख रही है। पेट्रोल जिस वक्त था कम प्राइस के ऊपर, उसकी किल्लत थी कि इस तरह की कि लोग, औरतें और मर्द पेट्रोल पंप पे झगड़े कर रहे थे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अब ये जो 25 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है और पेट्रोल अल्लाह के फजल से और अल्लाह के फजल से, तो अल्लाह तो ये खैर नहीं चाहता, लेकिन तहरीक इंसाफ के फजल से 100 रुपये पर लीटर हो गया है। तो अब आपको पेट्रोल धड़ाधड़ मिल रहा है। अरबों रुपया जो है, जिस तरह शुगर माफिया ने कमाया इस गवर्नमेंट की नाक के नीचे, अरबों रुपया इसी तरह अब पेट्रोल की जो ऑयल कंपनीज हैं वो कमा रही हैं, जिन्होंने 20 रुपये डॉलर के ऊपर जो है फ़ी बैरल जो है पेट्रोल लिया था, और अभी भी अगर 40 रुपये का डॉलर हो तो फिर भी ये बहुत महंगा बिक रहा है और हुकूमत इसमें टैक्स भी कमा रही है, GST भी कमा रही है, कोरोना ज़्यादा मीशत, कोरोना ज़्यादा आवाम को और मारा जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने जो ट्वीट किया, वो हमने ना नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर वो ट्वीट देखा अपनी हुकूमत पे इतना सवेर क्रिटिसिज्म, ना हमने जरदारी साहब से देखा। ये चीज़ जो है ये है स्टेट्समैनशिप, ये वो लीडरशिप है इमरान खान साहब की, जो हमें ना नवाज शरीफ में नजर आई, ना जरदारी साहब में नजर आई, कि इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पेट्रोल पंप गिराने के बाद जो क्रिटिसाइज़ किया, वो आप भी सुन लें, उनका ट्वीट है। इमरान खान साहब पेट्रोल पंप गिरने के बाद हुकूमत तनकीद कर रहे हैं, एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बॉम्ब ऑन द पुअर नेशन instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering. The government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum product prices. शर्म दिलाई इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को। इतनी हिम्मत कोई कर सकता है प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत को लेके? तो आज के मेहमान बड़े हैं, मैं फैसल वाडा साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं। ज़ुबैर साहब, ये होती है लीडरशिप कि जब उनकी हुकूमत में पेट्रोल बम शेल गिरा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये शेमफुल है गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, उनकी बेबसी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, हम देख लेंगे, वाटा साहब से पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने शर्म दिलाई है इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने पेट्रोल 100 कर दिया आवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत भरने का मतलब सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल नहीं ऊपर जाएगा, पूरी लाइफ आपकी एक्सपेंसिव हो जाएगी। ज़ुबैर साहब, ये होती है लीडरशिप। नवाज शरीफ साहब ने कभी इस तरह किया? पेट्रोल बढ़ा आपके मरियम नवाज ने कभी ट्वीट किया? अपनी गवर्नमेंट को शर्म दिलाई? जी यार कामरान, मेरा ख्याल है आप अब जो है ना कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं। मैं तो बहुत सीरियस
ट्वीट खान साहब का है 2016 का, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई ये थी कॉमेडी है। नून लीग के वक्त में, तो उस वक्त इन्होंने किया था। जुबैर भाई ये कॉमेडी है, ये तो कॉमेडी है कि उसमें से नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो जो ट्वीट है ना, जी, वो जी। लोगों ने, मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ, वो लोगों ने ये इमरान खान के पुराने ट्वीट को हमारी हुकूमत के नाम से चेंज करके ड्यूरिंग माय गवर्नमेंट ऐसे करके कर दिया है। तो है इमरान भाई खान के गवर्नमेंट tweet, कोई भी इमरान हो, खान का इमरान खान साहब ने उनको तो कहा है कि resign जो कर देना। गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाएगी वो शेमफुल एक्ट है, और इसका मतलब है करप्शन है और पैसा बनाया जा रहा है। छोड़े इस बात को तो अभी। बजाय के टैक्स तो अच्छा, तो शेमफुल तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेमफुल बात है इस हुकूमत की, कि चाहे टमाटर का क्राइसिस हो, गंदम का क्राइसिस हो, चीनी का क्राइसिस हो, जो भी क्राइसिस होता है, तो ये बजाय कि उसको ठीक करने के, ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कामरान शाहिद के जी। इस मुल्क में एक ही महीने में लाइनें लगी हुई थी जब कीमतें नीचे गिराई गईं, और वो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्होंने कहा कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से ये सप्लाई कंस्ट्रेंट हुआ है, और इस वजह से उन्होंने फाइन कर दिया 4 उनको, करोड़ 50 रुपए लाख का उनको वो फाइन कर दिया। ठीक है, अब जब प्राइस इंक्रीज हुई है तो आपको पता है कि वो एक क्वार्टर में 90 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा बनाएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और सबसे बड़ा जो है, जो तहरीक इंसाफ को जो आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये है कि आपको याद है वो असद उमर और इमरान खान की वो जो बौछार होती थी कि ये इतना टैक्स लेते हैं, ये इतना टैक्स लेते हैं। जब हमारी हुकूमत गई थी तो उस वक़्त जो आम पाकिस्तानी को पेट्रोल पर लीटर मिलता था वो 87 रुपये होता था। 72 रुपये जो भी वो डॉलर एक्सचेंज रेट वगैरह था, 72 रुपये का पड़ता था हमें, और 15 रुपये टैक्स था। आज आपको पता है टैक्स कितना है? 45 रुपये। हाँ जी, 43 एक लीटर जब आप और मैं और हर पाकिस्तानी डलवाता है तो 45 रुपए। और सबसे ज्यादा इमरान खान जो क्रिटिसाइज करते थे कि ये जेबों में, इनफैक्ट वो कहते थे अवाम की जेबों में हाथ डाल। भाई बात ये है और जो देखिए अभी उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर ने भी कि 3.9 ट्रिलियन हमने इस फिस्कल ईयर में टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। तो 4 दिन पहले प्राइस बढ़ गई है, नया साल शुरू होने से पहले, नया फाइनेंशियल फिस्कल ईयर शुरू होने से पहले। तो 3.9 ट्रिलियन भी तो पूरा करना है कि नहीं करना? आप तो हुकूमत को इस तरह भी जीने नहीं दे रहे। अवाम से टैक्स लेके, अवाम के पैसे लेके तो हुकूमत चलेगी ना, मरती रहे अवाम, इससे क्या है? पैसे तो आने चाहिए यार, इकोनॉमी चले, हमेशा चले। जी कामरान, ये पहली दफा है कि ओगरा जो कि ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक तरफ खड़ी है और एक्यूज कर रही है हुकूमत पाकिस्तान को। एनर्जी कमेटी, ये फैसल वाडा साहब बैठे हैं, इनको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी कितनी ज़बरदस्त है हमारी माशाल्लाह, कि जिसने सप्लाई को रोका, जिसने इंपोर्ट को रोका, और मिनिस्टर्स एक तरफ खड़े हुए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी एक तरफ खड़ी है और ओगरा एक तरफ खड़ी हुई है। ओगरा एक्यूज कर रही है कि मिनिस्टर्स झूठ बोल रहे हैं, उमर अयूब वगैरह, नदीम बाबर वगैरह झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट इन्होंने बंद की। और उसके बाद आप ये देखें कि उस डिसीजन को रेटिफाई किया, उसके से लोगों को तबाही हुई, मुश्किलात अलग हुई और जेबें भरी गई। ये है बिल्कुल राइट, ये आपका पॉइंट आ गया जी। दूसरी बात ये है कि 4 दिन पहले, मुझे सिर्फ आप ये बता दें, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है फिस्कल ईयर खत्म होने से 4 दिन पहले बता तो दिया है 3.9 ट्रिलियन का टारगेट करना पूरा रेवेन्यू का यार। ओकरा तो भाई तो फिर लोगों की जेबों को लूट ले, जाके गन पॉइंट पर लूट लें लोगों को। यार जुबैर भाई, आप लोगों ने 5 साल अगर आपने ऐसे पूरे करने हैं, देखें अभी फैसल भाई बोलेंगे, शायद 5 साल अगर ऐसे पूरे करने हैं। जी जी देखें अभी फैसल भाई बोलेंगे, आप लोगों ने जो लोगों की जेबों को लूटा, बताएंगे आपको। माफी दे, ये तो जायज तरीके से लूटा जा रहा है ना, ये तो टैक्स की मद में जा रहा है। आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या अपार्टमेंट्स बना लिए, अभी बताएंगे आपको फैसल भाई। फैसल भाई बहुत वार्म वेलकम, बड़े से बात तशरीफ लाए। नो 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 जी एक्सक्यूज मी जी जी, ये टैक्स की मद में तो एक है ना जो 45 रुपए ले रहे हैं, दूसरी जो मद है जिसमें आपने पुराने रेट्स पर इंपोर्ट करके रखा हुआ था, जखीरा अंदोजी हुकूमत के बकौल, उमर अयूब के बकौल। हाँ जी, किस चीज की फाइनरी वगैरह में करोड़ लीटर पड़ा हुआ था। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे थे पुरानी कॉस्ट पर मंगवा के। भाई शरीफ लोग होते हैं, जब गवर्नमेंट में पहली दफा आते हैं उनको भी नहीं पता माफिया के साथ टैकल करना। पूछ लेते हैं फैसल भाई से, आप लोग तो बकौल इनके माफिया चलाते रहे, माफिया वाले गॉडफादर हैं, अब आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग अपना कट्स लेते रहते मुबैना तौर पे। तो आपसे क्या बात करनी, मैं जाता हूँ सही लोगों के पास। इनसे जी क्या पूछूं? इनसे सिर्फ ये पूछ ले कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की परफॉर्मेंस का पूछ लें। अच्छा चले पूछ लेता हूँ।
कैबिनेट कमेटी परफॉर्मेंस का जवाब ये देंगे। फैसल भाई बहुत वार्म वेलकम आपको। मुझे इससे पहले पेट्रोल पे आऊँ यार, एक बात बताएं कि देखें ज़ाती तौर पे और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इमरान खान साहब की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करती, खलूस भी है, ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन क्या वजह है आप लोगों से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पाई? 2 साल एक लीडर को असर्ट करने के लिए, माफियाज को ब्रेक करने के लिए, ब्लैक चीज़ों को विदहोल्ड करने के लिए, उसके साइकिल को तोड़ने के लिए काफ़ी टाइम होता है। फैसल भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक ब्रेक लूंगा जी, कोई गवर्नमेंट नहीं सवाल करने जवाब देना, उसके बाद 24 बजाओ, एक ब्रेक लूंगा जी मैं। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। फैसल वाडा साहब, फैसल भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है कामरान साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब की नीयत पे बहुत से लोगों को बिल्कुल शक नहीं होगा, और उनके खलूस पे भी और उनकी ऑनेस्टी पे भी एटलीस्ट मुझे तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर चीज़ें आप लोगों से संभल नहीं रही, और 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है लीडरशिप को असर्ट करने का, अपनी पार्टी को यकजा करने का। आपकी तो पार्टी में भी फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद कैबिनेट में आपने भी असद उमर साहब और शाह महमूद साहब पे चढ़ाई कर दी, खासतौर पर असद उमर साहब पे। ये खुल के सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ना अपनी टीम को जो है वो यकजा कर पा रहे हैं और ना ये माफिया के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। आप हमें बताएं मसला क्या है? कौन सा इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है जो आप हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़ा हुआ है? तेल नहीं मिल रहा आवाम को सस्ता, चीनी नहीं मिल रही, अरबों रुपये आवाम की जेब से जा रहा है, आप भी बेबस हैं, आवाम भी बेबस है। हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करें। प्रॉब्लम क्या है? कौन सा माफिया है ऐसा? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, तसल्ली से इसका सवाल जवाब सुनिएगा। जी जी। देखिए, शुगर से हम स्टार्ट करते हैं तो 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी नवाज शरीफ साहब के दौर ने। उस 29 अरब रुपए की सब्सिडी के अंदर 2 सबसे बड़े प्लेयर्स कौन थे? नवाज शरीफ की फैमिली, यानी हुक्मरान की अपनी फैमिली, और जरदारी साहब की अपने दोस्त या जिनकी सबसे ज़्यादा सिंध में शुगर मिले हैं। तो क्या कंपैरिजन में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान का की शुगर मिले हैं, उनकी कोई शेयर होल्डिंग है? नहीं। तो यहाँ आपको माफिया समझ में आ गया। 2 अरब रुपए की सब्सिडी हमने दी, बिल्कुल दी। 29 अरब के कंपैरिजन में 2 अरब की सब्सिडी का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। 27 अरब रुपए हुक्मरानों ने दिए, अपनी जेबों में डाल दिए। उसके बाद आप आ जाए, उससे पहले एतवार में वीट की क्राइसिस क्या नवाज शरीफ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई? भूल गए तो मैं आपको कागजात ला के दे देता हूँ। शुगर क्राइसिस तब नहीं हुई। डॉलर की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन और डॉलर को सीज नवाज शरीफ साहब के दौर में आपसे एक सवाल है चीनी पे फैसल भाई। लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। सवाल सुन लें जी। मुझे देखें, चीनी का जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हुई। जब आप ये आर्गुमेंट देते हैं तो आप आर्गुमेंट देके प्रोग्राम से ख़त्म चले जाते हैं, 9 बज गए, शो ख़त्म हो गया। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये तो आप क्यों नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का आर्गुमेंट देते हैं? आप तो ऊंचे आइडियल्स का रेफरेंस दें, कोई अच्छी गवर्नमेंट का रेफरेंस दें। गवर्नमेंट को तो इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया कि इनके दौर में माफिया, चीनी माफिया की सब्सिडीज़ और किल्लत की वजह से चीनी आवाम की जेब से निकल गई। आप भी वही कर रहे हैं और आप इन्हीं की जस्टिफिकेशन दे के आप इन जैसे बन रहे हैं। और नंबर 2 इसका भी जवाब दे दें कि मेरे दोस्त, बात यह है कि चीनी जो 62-63 रुपए की और कोर्ट के हुक्म के तहत 70 रुपए किलो बिकनी चाहिए थी, वो आज भी 90 रुपए किलो जा रही है। आपके पास भी जहांगीर तरीन है, अगर इनके पास शरीफ फैमिली थी, क्या हुआ उन सब का? क्यों नहीं चीनी के रेट नीचे आ रहे? आप माफिया कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे? इस सवाल का जवाब देना। कौन सा माफिया 2 साल से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखें कामरान शाहिद साहब, जब आप 35 साल में इस माफिया को पैदा करके बड़ा करके उसके बेनिफिशरी बनते हैं, तो 2 साल में हमारे पास ये तो कोई राइट नहीं है ना कि हम किसी को उठा के माफिया सप्लायर डीलर जो होल्डिंग कर रहे हैं उनको उठा के सड़क पर गोली मार दें। जब आप रिपोर्ट्स तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा 65 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक प्रोब करा के, एक फोरेंसिक करा के सामने रिपोर्ट लाई, इसका क्रेडिट आप इमरान खान को नहीं देंगे। जब आप चोरों को, माफिया को कंट्रोल करने जाएंगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उस टाइम के अंदर, उस फेज के अंदर अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू करके चीज को होल्ड करके ऊपर बढ़ा देंगे। जब ऊपर बढ़ा देंगे, लेकिन ये सब जो आज अहकामात लिए जा रहे हैं कामरान शाहिद साहब, उसका बेनिफिट अवाम तक आएगा। इसीलिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। ये आप कहें कि हाँ जी सर कब आएगा फैसल भाई? ये वादे कब आएगा? पहले आपने कहा था 100 दिन में आएगा, फिर आपने कहा था 3 महीने में आएगा, अब 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। जी, कब आएगा? आएगा कामरान शाह साहब, मेरी बात है। 65 साल का गन आप ना एक्सपेक्ट करें 2 साल में जो हो गया है वो आज तक 65 साल में नहीं हुआ। अच्छा जुबैर साहब एक सवाल ले लें, कर ले सवाल यार, ले लें यार। हाँ जी बोले, एक सवाल ले लें। सुन रहे हैं वो फैसल साहब? फैसल, प्राइसेस, शुगर प्राइसेस इसलिए ऊपर गई थी कि उसमें पाकिस्तान में सप्लाई का प्रॉब्लम था, और वो इसलिए था कि आपकी ईसीसी ने 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, और चीनी कम हो गई और प्राइसेस बढ़ गई।
अब 65 साल का उससे अब लोगों को क्यों, लोग जो दुकान में जाते हैं वो पूछते हैं कि भाई आपने एक्सपोर्ट 11 लाख टन क्यों दी थी और 1.5 साल तक उसकी एक्सपोर्ट जारी रखी, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका नवाज बताए शरीफ। ना। आज जो पाकिस्तानी जाता है आप जिसको लोग 55 जिम्मेदार रुपए की चीनी मिल रही थी नून लीग के जमाने में, अब 90 जुबैर साहब, रुपए आप की मिल जिम्मेदार रही है। हैं। आप कह रहे 65 साल का गंद, भाई आप अपना बताएं ना। अच्छा, एक तो ये हो गया, अपने फैसला लेकिन साथी मेरा बताएं सवाल दूसरा ले इसी लें। की। जहांगीर तरीन का आपने क्या इनसे- किया? इनको कहना जो जबरदस्त फैसला था। हर उम्र में हर इनको हर कहना ये हुकूमत जबरदस्त फैसला था ICC सब्सिडी का। लेते रहे और करते रहे, उनका क्या हुआ? चले गए बाहर, ही इज द बेनिफिशियरी। कामरान शाह साहब, पिछले 7-8 साल से मैं आपका शो 8 बजे करता हूँ, 8:05 पे करता हूँ। अब अचानक से आप मुझे कहें कि जी आप 6:45 बजे सुबह के करेंगे, तो मैं आपको बार बार बताऊंगा ना जी मैं लेट हो गया, मुझे देर इसलिए क्योंकि आप मुझे तो आदत थी 8 बजे शो आने की। आप 7 बजे सुबह आप मुझे बुलाए, वैसे रात को 8 बजे बुलाते थे। तो जो 65 साल से आदतें डाली हुई थी, जो माफियाज के अंदर डाली हुई थी, उसके बेनिफिशियरी डायरेक्टली लीडरान और हुक्मरान थे। उसकी कमर तोड़ने के लिए अगर हमने उसके लिए आगे बढ़े हैं, रिपोर्ट्स लिए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका रिजल्ट आएगा। दिस इज अ टाइमली। फैसल भाई मुझे एक बात बताइए, ये पेट्रोल जो है, ये जो पेट्रोल है, ये जो पेट्रोल है, मिलेगी कब? आप मुझे एक बात बताइए, ये पेट्रोल जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में इसका है 41 रुपए 35 सेंट का, डॉलर का ये मिल रहा है इसका बैरल। और अगर हम 166 से भी इसका मुवाजना करें, 159 लीटर होते हैं आई थिंक एक बैरल के अंदर, तो इस वक्त भी जो ऑयल कंपनीज है उनको 42 रुपए का मिल रहा है और पाकिस्तानी कौम 100 रुपए का दे रही है। तो आपको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा कि ये जब सस्ता पेट्रोल था तो हुकूमत उस माफिया के घुटने टुकवा के वो पेट्रोल तो आवाम तक नहीं पहुंचा सकी, लेकिन जब ये पेट्रोल अब आप लोगों ने महंगा कर दिया, अब पेट्रोल धड़ाधड़, तो यार ये तो फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं 35 साल गंद है, आपको इसलिए तो लाए गए, इस गंद को खत्म करें। कितना टाइम लगेगा यार? फारिग कर दें इनको सबको। तो टाइम देना सर, आपको 2 साल हो गया। 35 साल का गंद आप 2 साल में साफ कर सकते हैं। 35 साल चाहिए। 35 साल में आप 2 साल में साफ कर सकते हैं कामरान शाह साहब। आप मुझे एक बात बताएं, आपने फिर क्यों कहा प्राइम इमरान खान साहब ने 100 दिन में गंद साफ कर दूंगा, फिर क्यों कहा कि 3 महीने में साफ कर दूंगा, फिर क्यों कहा कि 1 साल में साफ कर दूंगा? अब आप कह रहे हैं कि अब टाइम बताएं कितना चाहिए, 5 साल या अगले और 5 साल? ये तो हमें बताएं ना यार, कुछ लोग उम्मीद पे जी लें। ये गंद साफ करने में टाइमली आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये अपनी जगह पे आने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 टर्म्स चाहिए अगर इस शिफ्ट में चले। अब आपको मैं जवाब देता हूं, इस मुल्क की प्रॉब्लम्स क्या है। माफिया डायरेक्टली कनेक्टेड लीडर्स से, लीडर्स किससे कनेक्ट है? माफियाज को पॉलिसीज बना के पैसे देने के लिए, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। आपने देखा कि रेंटल प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, अरबों रुपए के कर्जे जो लिए, उस कर्जों ने ली, वो फैसल वाउडा ने ली, वो आपने नहीं ली। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि इस मुल्क का अलमिया ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो डाका डाला जाता है, जो चोरी होती है, कानून के अंदर रिफॉर्म्स दी हुई उनकी पकड़ नहीं होती। फैसल भाई, अमीर निकलता चला जाता है, फिर वो खरीदता है, वो फिर आ जाता है। 8-9 साल से आ रहे हैं फैसल भाई, आप मेरे प्रोग्राम में 8-9 साल से आ रहे हैं। यू आर वन ऑफ माय बेस्ट गेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुदा की कसम आप उसी तरह टॉक करें जैसे हुकूमत आपके पास नहीं है। आपको हमने हमेशा 6 साल सुना व्हेन यू वर इन द ऑपोजिशन। नाउ फॉर द लास्ट 2 इयर्स भी आप अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं आफ्टर बिकमिंग द मिनिस्टर। लेकिन हैरान कुल बात यह है कि इवन एज अ मिनिस्टर यू आर टॉकिंग लाइक व्हेन यू वर इन द ऑपोजिशन प्रायर टू 2 ईयर्स। जब आप 6 साल से मेरे प्रोग्राम में आ रहे थे, आप कह रहे हैं आप करेंगे। यार आप कर दें भाई, इस कौम पे कोई रहम लेके आए, ड्रेस्टिक डिसीजन करें, फौज आपके साथ, इदारे आपके साथ। जी सर। कामरान शाहिद साहब, देखिए मेरे हाथ आपने बांधे हुए, ये नहीं कि रिफॉर्म्स नहीं हुए, आपने मेरी टांगें बांधी हुई हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आपने मेरी आंखें बांधी हुई है क्योंकि माफिया बैठा हुआ है, आपने मेरे कान बंद किए क्योंकि उसको हमेशा लीडरान प्रोटेक्शन देते थे। इन ये जो सब आज मुल्कों से भागे हुए माफिया कटेल करके कार्टल्स बना के ब्लैकमेल करे, कभी कोई चीज़ शॉर्ट करे, कभी कोई चीज़ बढ़ा रहे घटा रहे, ये पिछले 65 साल में आपने देखा। 29 अरब रुपए, 3 अरब रुपए टैक्स भरा, 29,000 रुपए घर में गए। चले मैं आगे चला जा रहा हूं, मैंने चौधरी साहब को बचा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। स्टूडियो को साफ कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। फैसल भाई आपने कह दिया 15 साल लगेंगे आपको कम से कम तो, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने शाइया जो व्यूज दिया है, मैं वही बता दूं आप, कल जो हुकूमती ये अनप्रेसिडेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आम एमएनएस को भी मिल रहे हैं, आजकल मुलाकातें भी हो रही हैं, और ये शाइया भी दिया गया और अपनी जेब से दिया ऑस्ट्रेलिया ड्राइव में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो डिस्कशन हुई है शाइये में, कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सिवा कोई इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ रोज़ हुकूमत खात्मे के बयान देता, हम हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुद्दत तो पूरी करेंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ दे के पूरी कीजिएगा। वैसे तो मुद्दत पूरी करने में तो क्या सब ने की हुई है।
चीनी रिपोर्ट के हवाले से बहुत दबाव था, परवेज मुशर्रफ दबाव में आकर 2 बार चीनी की रिपोर्ट रद्द की। PIA रिपोर्ट पे भी दबाव था, लेकिन मैं चाहता तो बहुत कुछ छुपा सकता था। हमारी हिकमत अमली की पूरी दुनिया तारीफ की। इसमें जो पॉइंट है अहम, चौधरी साहब सॉरी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको पूरा टाइम दूंगा। फैसल भाई ये बता दीजिए, एक तो इसमें मरियम नवाज ने कहा है, ये बार बार प्राइम मिनिस्टर का हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं, उनका ट्वीट है, उन्होंने कोट किया गेम्स ऑफ थ्रोन को कि एनी मैन हु सेज आई एम किंग इज नो ट्रू किंग। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने आप को ये कहा है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं, उसमें उन्होंने कमेंट किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हुकूमत, जिस तरह आप भी काबीना में बड़े गर्जे बरसे असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी पे, आपकी हुकूमत अपनी पार्टी अपने वज़रा पे भी ग्रिप कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि फवाद चौधरी जैसे इंपॉर्टेंट लोग जो वो ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली में फेल हो गए, फिलहाल नहीं ला सके। ये इमरान खान साहब की नाकामी के साथ साथ पूरे सिस्टम की नाकामी है, वो ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। इसलिए तो ये कि फवाद चौधरी साहब का एक एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम कोई येस मैन की तो नहीं है कि जी सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने क्या शलवार कमीज पहने, आज क्या पाए खा रहे हैं आप, आज क्या हेलीकॉप्टर में, आपका वजन कम हो गया, आप लंदन जाए वहाँ से हवा खाएं, टोपी पहने, क्या आपने बोस्की का सूट पहना हुआ है, आपने पैरेट रंग की बुशर्ट पहनी हुई। हम लोग आज़ाद लोग हैं। डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है, अपनी काबीना में खुल के अपने इज़हार राय करते हैं, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है। मैं कोई चीज लेके आता हूं, लेकिन सर आपने बड़ी सीरियस गुफ्तगू की है फैसल भाई, आपने कहा कि असद उमर और शाह महमूद प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो ये तो अवाम के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है कि आपकी पार्टी के अंदर ही इतना वो है आपस में ना इत्तेफाकी, तो यूनिटी किस तरह आएगी पूरी कौम के को लेके? देखिए कामरान शाह साहब, देखिए मैं यहाँ रिक्वेस्ट आप जैसे क्रेडिबल एंकर से करूँगा कि आप ये बताएं कि चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ साहब की 20 साल बातचीत नहीं है, परवेज रशीद की इनसे बातचीत नहीं है, सगी भतीजी है मरियम नवाज, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बैठी हुई है, हमजा शहबाज मरियम शरीफ के खिलाफ है, नवाज शरीफ बेटी को बनाना चाहते हैं, बेटी बाप को बनाना चाहती है, बाप ताया को बनाते हैं। ये तो आपके सामने आप कहें कि ये सब कुछ इनके अंदर है, और आपने भी ये बात की, ठीक है, तो ये बात की, तो कंपैरिजन में मजा आएगा। तो सर आप ये कह रहे हैं आगे फायर करना शुरू कर दें, भाई, नहीं, मैं आपको मर्जी है, फायर फूल दे रहा हूं, मैं आपको फूल दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं जिस तरह मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आपस में लगती है लीडरशिप के लिए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ से लगा करती है लीडरशिप के लिए, इसी तरह असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो दोनों कैंडिडेट्स बने हुए अपने तौर पर प्राइम मिनिस्टर के, और वो लेग पुलिंग करते हैं शहबाज शरीफ की तरह, ऐसा ही है? कामरान शाह साहब, मैंने तो ना असद उमर साहब की बात की है, ना मैंने शाह महमूद साहब की बात की है। मेरा काबीना के अंदर मैं क्या बात करता हूँ, मेरा प्रोग्रेटिव काबीना तक की, मुझसे बाहर नहीं ला सकता, अपनी घर की बात घर के अंदर रखूंगा। अच्छा फैसल भाई, आपको ग्रिलिंग क्वेश्चन इसलिए किया था कि 3 महीने में एक दफा आप नमूदार होते हैं मेरे पास तो, लेकिन अच्छी बात है, फिर भी आगे मैं मौका दोबारा हाथ से ना जाने दूं। चौधरी साहब, ये मुराद अली शाह साहब ने जो कहा कि जी अब हम वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं कराएंगे, सर ये तो खुलेआम बगावत है। ऐसा क्या कर दिया वफाक ने कि आप टैक्स जमा नहीं कराएंगे? अच्छा देखिए, मैं 2 गुजारिशात मैंने करनी थी आज। सबसे पहले तो मैं जो सिंध पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ है और जो गार्ड्स सिक्योरिटी एक्सचेंज में शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि आज सिंध पुलिस को शाबाश दें, हम भी दें कि आज उन्होंने किसी भी और फोर्स के पहले पहुंचने से पहले 8 मिनट के अंदर मुकाबला करते हुए जहां पे शहादतें कबूल की, वहां पे उन्होंने दहशतगर्दों का सफाया किया। जी, अब मेरे सवाल पे दूसरी मेरी गुजारिश है जी, बिल्कुल जबरदस्त काम किया। जी दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, अभी ये बार बार कह रहे थे कि जो माफियाज हैं, माफिया कौन है? 25 दिन पेट्रोल का क्राइसिस रहा और 25 घंटे में रिजॉल्व हो गया जब तेल की कीमत बढ़ी। तो अंदर देखिए ना, किसने वो 25 मार्च को लेटर लिखा और 30 मार्च को लेटर लिखा कि तेल की इंपोर्ट बंद कर दे? वो माफिया है, वो माफिया की नुमाइंदगी कर रहा है। गैस का क्राइसिस हुआ तो कौन था, क्या उसको हटा दिया? 10 साल दे दें इमरान खान को, आपका गंद इतना है, आप दोनों पार्टीज का बकौल लेंगे कि साफ करने में 10 साल लगेंगे। हमारे गंद को छोड़ दें, हमारे गंद को छोड़ें, वो अपना गंद साफ करें जो उन्होंने 2 साल के अंदर डाला है। मैं बता देता हूँ गंद, ये नदीम बाबर है, मैं नाम लेकर बताऊं। नदीम बाबर है, वो है 53% चीनी के लोग बैठे हैं इनके, और इनकी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जरा देखें ना, जब 50 से 70 चली गई तो वो JIT बन गई, JIT बनी तो 75 पे चली गई, रिपोर्ट आई तो 80 पे चली गई, फोरेंसिक आई तो 85 पे चली गई, अब 90 पे चली गई, और 53% लोग चीनी वाले उधर बैठे हैं। आप JKT को देख लें, रहीम यार खान ग्रुप को देख लें, तांदला वाला देख लें, हमायूं अख्तर को देख लें, दरेशिक साहब को देख लें, 53%।
और इनकी रिपोर्ट बताती है कि वो ओमनी ग्रुप वाले जो जेलों में पड़े हैं वो 1.6% है उनका शेयर। लेकिन चौधरी साहब ये सब आपके दौर में भी तो होता रहा ना। देखें इनका आर्गुमेंट तो खैर वैलिड नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, आपके दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। मेरी गुजारिश तो सुनिए ना। जी बताएं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, वहां पे 29 अरब की ये बात करते हैं, यहाँ पे 302.4 अरब की बात है। 300 अरब का वहां पे डाका है, 300 अरब का तेल के अंदर ये डाका डाला गया है इमीडिएटली जो लोगों की जेबों पे इन दिनों में, इन 4-5 दिनों में जो लोगों को डाला गया है। फिर आप ले लें सर, मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, आप जिसको ले लें, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ही इज द ओनली ऑप्शन, और वाडा भाई ने आज टाइमलाइन में दे दिया कि 2 to 3 टर्म चाहिए। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप लोग इस वक्त डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, करप्ट लोग हैं, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात देख लेना, बात देख लें। मैंगल छोड़ गई है, काफली कल शाइये में नहीं गई, आज वोट कर दिया है। 22 राजा रियाज ने कहा है कि 22 MNAs हैं पीटीआई के अंदर, उनमें से मैं नहीं हूं, डिसग्रंटल्ड हैं। MKM ने कल फिर वही इजहार कर दिया, बाप पार्टी ने नाराजगी का इजहार कर दिया, GDA को घर जाकर दोबारा मनाया। बजट तो मंजूर करा लिया गवर्नमेंट ने। पंजाब सूबा महाज जो है, जनूबी पंजाब सूबा महाज, वो 100 दिन के अंदर सूबा बनना था, वो अलहदा से अंदर से बैठे हैं। सिर्फ एक घर खुश है जिसको वजारतें मिली हैं, बाकी तो वहां के रज़ाक 9 दिन के अंदर बैठे हैं। वो खाद महंगी हुई है, किसको फायदा हुआ है? जरा आप देखें ना, ये जो अभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये लूटमार करने की बात कर रहे हैं, ये बेचने नहीं जा रहे, ये खरीदने जा रहे हैं। आज सिविल एविएशन ने यहाँ पे लाहौर में अंदर आप एयरपोर्ट्स क्यों बेच रहे हैं? 100 अरब रुपया सिविल एविएशन आप भाई, जब आपने ऐसे नाअहल पायलट्स और सिविल एविएशन ऑफिसर भर्ती किया दोनों गवर्नमेंट्स ने, वो हमने नहीं किया, ये तो कुछ तो करना है इन्होंने। आपका दौर था यार। चलो मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक जी चौधरी साहब नहीं कामरान जी सर बताइए। 2-3 चीजें इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 3 FIRs पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल दर्ज कराई। यूएई ने हमारे रोक दिए क्योंकि हमने वहां पे 23.4% कोविड पेशेंट्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, कोविड पॉजिटिव, वहां पे रोक दिए। यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया है, अब बाकी भी देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा, हमारे जितने पायलट और इंजीनियर्स बाहर की फ्लाइट्स के कतर, UAE, एमिरेट्स, जहां पे जितने कुवैत, वो उन्होंने ग्राउंड्स कर दिए सारे। ठीक है। और अब उनके सर, लेकिन मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ये तो आपके दौर के पायलट्स की भर्ती है सर, ये तो आप ऑन करें, मैं इस पे तो वाडा साहब को कुछ नहीं कह सकता। जुबैर भाई, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं कि थोड़ा बताएं तो सही। मुझे पता आपके भाई हैं, लेकिन असद उमर साहब के मुतालिक जो हम सुनते रहते हैं कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को गिराने में वो और शाह महमूद कुरैशी साहब आगे हमारा बड़ा यकीन इंटरेस्ट है इसके अंदर कि हमने मैंडेट दिया है इमरान खान साहब को 5 साल के लिए। तो अपने भाई के ऊपर थोड़ा सा आप तो ज़्यादा बेहतर समझते हो कि बचपन से जानते हैं। वैसे मैं उनको कॉन्स्पिरेटर नहीं समझता, लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे तहरीक इंसाफ में जो समझते हैं कि शाह साहब और असद उमर साहब मिल के मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करें प्राइम मिनिस्टर की। आपकी थोड़ी सी राय भी ले लेते हैं, और व्यूअर्स बाकी मौजूदात पे भी वाडा साहब आज आए हुए हैं, ज़रा पूछ लो इनसे। हुकूमत जो है, जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं जा नहीं रहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मरीम नवाज साहिबा कह रहे हैं एनी मैन हू सेज आई एम अ किंग इज़ नो ट्रू किंग। तो क्या कितना दाल में काला है, कितनी हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। ये टर्म भी पूरी कर लेंगे, अगली 2-3 टर्म्स की तो प्लानिंग कर रहे हैं। ये ब्रेक लूँगा जी। वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। पाकिस्तान में जो माफिया खत्म हो गए वो वाडा साहब ने बताया 2 to 3 टर्म्स। इससे पहले उन्होंने हमें करोड़ों जॉब्स का भी कहा था, और उसके फ़ौरन बाद ऑब्वियसली असद उमर साहब वजारत खजाना से फारिग हो गए थे या पोर्टफोलियो चेंज हो गया। एनी हाउ, मैं ज़रा बिलावल साहब की बात सुनवा कि जुबैर साहब से मैंने एक सवाल छोड़ा था उनके भाई के हवाले से भी, और सवाल भी बनता है। बिलावल साहब की बात सुनवाएं जी। हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए। और किसी जुबैर भाई, मुझे पता है आपका भी ये सेंटीमेंट है बिलावल साहब का है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेरा अब ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इस्तीफे मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके भाई के हवाले से भी होता है और शाह साहब के हवाले से भी, थोड़ा बताइए तो सही ज़रा कि क्या पोजीशन चल रही है। देखिए, एक तो पोजीशन तो फैसल वाडा को ज़्यादा अच्छी तरह पता है, वो कितना शेयर करना चाहते हैं। उनके बहुत ही क्लोज कोलीग हैं और मेरा ख्याल है बहुत पसंद करते हैं फैसल और असद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जितना बताना चाहेंगे फैसल मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अगर कुछ कहूँगा तो ये भड़क जाएंगे उस बात पर, तो मैं फैसल को वो उस तरह से तंग नहीं करना चाहता। अच्छा। लेकिन फैसल को मैं एक मशवरा ज़रूर देना चाहता हूँ। नहीं, आज मैं जुबैर साहब आपके केस में ठंडा रहूँगा और ज़रा भी भड़कूंगा नहीं। आप करें
करते। अरे जी करते हैं, खुली छुट्टी दे दी उन्होंने, आवाम को बताएं हकीकत क्या है, असद उमर साहब क्या करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। नहीं मैं एक फैसल को दूसरा मशवरा देना चाहता हूँ। देखिए, आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें PMLN को, PPP को, किसी को भी, आपके जो अपने फैसले हैं ना फैसल, आपके अपने फैसले, उसको आपने डिफेंड करना है। और वो फैसले अगर आप ये कह के नहीं निकल सकते कि अगर आपकी ECC तो आप प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है ना, नून लीग ने तो नहीं बनाई है। अगर ECC फैसला करती है एक्सपोर्ट करने का 11 लाख टन, तो आपको वो फैसला कबूल करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसकी वजह से अगर चीनी की कीमत बढ़ती है। अगर आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी इंपोर्ट को बंद करती है पेट्रोल के, और उसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है, तो वो आपको कबूल करना है। लेकिन आपको कबूल ठीक है, लेकिन जुबैर साहब आप एक बात समझ नहीं पा रहे, सॉरी देखिए, और वजीर आज़म कुछ भी कह लें, वो एक जमाने में कहते थे कि हम टैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं। जुबैर भाई, अब हम लेते ये थे बातें रिपीट हो रही है, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात सुन आपको लें। डिफेंड करना है वो। जुबैर साहब, बात ये है कि आपको एक बात समझ नहीं आ रही सॉरी से, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं। वाटा भाई, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है? वो क्यों इस तरह फील कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे इस्तीफे का मुतालबा जो किया है, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने इतनी इस तरह की बात की। कौन इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है? पार्टी से डर लग रहा है, सवाए आपको पार्टी से डर लगता है। किससे डर लग रहा है जी बताएं। मैं कामरान शाह साहब का बड़ा इसका अच्छी तरह जवाब देता हूँ। देख कामरान शाह साहब, कल ना चुन्नी मुन्नी पार्टियों के नन्हे मुन्ने लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, अच्छा, मास्क पहन के। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया था कि इनके पास आज के दिन के बाद मुंह छुपाने के लिए मास्क भी छोटा पड़ जाएगा। और हमने जिस तरीके से इलेक्शन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जीता, सेनेट जीता, यही शिकस्त हमने कहा था कि आपको बजट में पड़ेगी, और बजट में ये भी हमारा साथ देंगे। नूरा कुश्ती देखी आज आपने, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आए थे आज हमारा इस्तीफा ले रहे, वो बजट पास करा के मुस्कुराते हुए अंदर गए हैं। तो कौम को हमने आईना दिखा दिया है। कोई टैक्स लगा नहीं, टैक्स के ऊपर लेक्चर देते रहे। अच्छा, लेक्चर देने वाले कौन है? नवाज शरीफ साहब की पार्टी। नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? मुल्क से भागे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब का समधी कहाँ है? वो मुल्क से भागा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो दूध की नहरें भाग गया था। नवाज शरीफ साहब का भतीजा कहाँ है? वो मुल्क से भागा हुआ है। शहबाज शरीफ का दबाद का है? वो मुल्क से भागा हुआ है। बेटी भागने के चक्कर में उसको हमने रोका हुआ है। हमने, यानी कि उसमें मेरा भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मरियम नवाज को रोकने में आपका कंट्रीब्यूशन है। शहबाज शरीफ का दूसरा बेटा का है, वो जेल पर है। जो हमजा 100% है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके लिए अगर धावा बोलना पड़ा और कोई इसके पिछलीदार की कोई ड्रामा हो गया रिपोर्टों का और लोगों की हमदर्दियां जाग गई, तो हम एयरपोर्ट में भी खड़े मिलेंगे और आपको वो दिखाएंगे कि आप 65 साल में मरियम नवाज साहब अगर रोकने के लिए क्या बंदूकें लेके खड़े होंगे या क्या लेके खड़े होंगे? फैसल भाई, क्या सोचा आपने? अगर सर वो तो जिस स्पीड, वो तो कामरान शाह साहब, वो तो मंजर देखने वाला है, उसका तो हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए तो आप आगे आगे होता क्या है। जुबैर भाई, ये अब पता चला कि मरियम नवाज को रोकने में फैसल वाडा आगे गए हैं, वरना शायद प्राइम मिनिस्टर भेज देते। अभी पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है ना, 21 करोड़ लोग। एक फेडरल मिनिस्टर है, उसके पास कोई जवाब नहीं है उन फैसलों का जिनकी वजह से पाकिस्तान के 20-21 करोड़ अवाम इस वक्त जिस हालत में है, जिस वजह से इतनी महंगाई है, जिस वजह से 15 दिन तक लूटा गया। और मैं फैसल वाडा को ये भी बता दूं कि आपको पता है 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ने से 5.5 बिलियन लोगों की जेबों से जाते हैं। सही बात है। मल्टीप्लाई करें 30 रुपए से, 35 रुपए से, 180 बिलियन तो आप चूना लगाते हैं 1 महीने में। बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे हैं कि हमने सर आपका पॉइंट आगे में जल्दी जाना, चौधरी साहब के पास जाना आगे। चौधरी साहब, वो वाटा साहब कह रहे हैं भागने नहीं देंगे ना मरियम नवाज साहबा को, ना आप जैसे आप लोगों को, आपके करप्ट लोगों को। आप बिलावल साहब खड़े होकर इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं, क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन ही ये है सिर्फ। हम तो इधर ही हैं, हमारा तो कोई बच्चा भी बाहर नहीं है, देख लें किसी जगह पे भी। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं है। इमरान खान को सिर्फ इमरान खान से खतरा है। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा, सिर्फ इमरान खान को इमरान खान से कैसे खतरा है सर? समझ नहीं आई बात। यही मैं, इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। सिर्फ इमरान खान के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है
तो वो सिर्फ इमरान खान कर रहा है। वो अपनी कारकर्दगी से अपने दोस्तों को बचाते हुए जिस तरह से लोगों पे वजन डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई एक पूरा किया है तो बताते हैं हाँ हमने ये वादा पूरा किया है। एक बात। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि अभी वाडा साहब ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से, ये क्या बात इन्होंने कह दी है कि जिस तरह से इसी तरह से बजट पास कराया जैसे हमने इलेक्शन जीता था, जैसे हमने सेनेट जीता था, वैसे ही हमने बजट पास कराया है। इसका मतलब पता है आपको आप क्या कह गए हैं रवानी के अंदर? सो अगर ऐसे बजट पास कराया तो ये बजट ही पास होना था, बस वो हो गया है। इसके बाद आगे देखिए होता है मुझे अंदर क्या होता है। बिल्कुल ठीक, मुझे एक ब्रेक लाजमी लेनी है और उसके बाद ये नहीं कि मैं खुदाफिज कहूँगा, व्यूज में डिस्कशन करनी है तीनों गेस्ट से, खासतौर पर वाडा साहब के लिए कुछ बड़े अहम तरीन सवाल है मेरे पास कि अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर इशाइये क्यों दे रहे हैं, MNA क्यों मिल रहे हैं, वजह क्या है इस चीज़ की, और क्यों प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि मैं घर नहीं जा रहा, वो क्यों इस तरह कह रहे हैं जिसमें मरीम नवाज कहना पड़ा। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि एनी मैन हु सेज आई एम किंग इज नॉट ट्रू किंग, उन्हें क्यों रियलाइज कराना पड़ रहा है, किसको रीअश्योर कर रहे हैं, इसका जवाब तो वाडा साहब ही देंगे, वो देंगे जरूर एक ब्रेक के बाद। फैसल भाई, प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं बार बार कि रोज खबर मिलती है आज जा रहा हूँ कल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सिवा कोई चॉइस नहीं है, आपके अलावा मरियम नवाज साहिबा तैयार बैठी हैं, बिलावल भुट्टो साहब तैयार बैठे, चॉइस ही चॉइस है इस कौम के पास, आप क्यों कह रहे हैं कि यू आर इमॉर्टल? देखिए कामरान शाह साहब, ये तो मुझे नहीं पता कि ये जो अखबारों और टेलीविजन सुर्खियाँ हैं उधर ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था, ना मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात सुनी है कि मेरे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वैसे टेक्निकली एक ईमानदार, एक नेक नीयत, एक हमदर्द, एक आगे बढ़ के काम करने वाला आदमी की तो कोई रिप्लेसमेंट होती नहीं है ना। कायद आज़म साहब थे, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, वो मदली जो आपके पास दो लीडरान आए वो आपने देखे, भुट्टो साहब थे हमने उनको अच्छा माना, बेनज़ीर साहिबा थी हमने माना, उसके बाद तो आपने मुल्क को हाल देखा। चौधरी मंजूर साहब के साथ बात करते हुए हमारी आवाज़ इसलिए तेज़ नहीं होती क्योंकि एक तो वो हमारे बड़े हैं, प्लस चौधरी मंजूर साहब उन ईमानदार शख्सियत में से जहाँ जिस तरह से जो कारोबार लेके आए थे उसी को जो तो फैसल भाई, बिलावल ने कौन सी करप्शन की है? साहब और मंजूर साहब की पार्टी, हाँ बिलावल ने कौन सी करप्शन की है अभी तक? उनको करप्शन करने की जरूरत है या मरियम नवाज को करप्शन करने की जरूरत है? उनकी 7 नस्लों को करप्शन करने की जरूरत नहीं है। इतना वालदैन बना गए उनके लिए जिंदगी में कि उनको 7 नस्लों में कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से डॉलर उड़ाए पूरा दिन तब भी नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किसकी बात करें, एक सूबाई पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी है वो फेडरल की पार्टी बन के पीपल्स पार्टी तो कैंडिडेट ही नहीं है। मरियम नवाज आप समझ रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो वो तो कन्विक्टेड है और वो मुलजिम है, उनका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, ठीक है, वो खुद निकलने के चक्कर में है, उनके वालिद का कोई नहीं है, बाप दादा का कोई फ्यूचर नहीं है। जुबैर साहब आजकल आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल से आए हैं, बड़े आगे आगे हैं, टेलीविजन पे भी है, इनका आर्ट भी है, हर चीज़ हम बुरी करते हैं, सब कुछ इनको आता है। तो ये सब कैंडिडेट है, पहले गवर्नर बने थे, आगे किसी रेस के अंदर में भी वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज के अंदर। इनके छोटे भाई असद उमर साहब आपकी पार्टी में प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस में और बड़े भाई जुबैर साहब जो है वो नून लीग में। जुबैर भाई, ये तो आप दोनों भाइयों की कॉन्स्पिरेसी लग रही है मुझे। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज वगैरह इनका फ्यूचर कोई नहीं है, तो यही ऑप्शन है भाई, इसी पे करें बस इक्तफा, हमें मजीद। अच्छा, ये मरियम नवाज साहिबा से ये तो कह दें कि वो जितनी तेजी से ट्वीट करती थी वो आजकल खामोश क्यों है? की है आज उन्होंने। अच्छा नहीं, वो मैं करप्शन आप करते रहते ना जी। क्विकली बस एक सवाल, 2 चीज़ें। एक तो ये है कि जो PRT पेशावर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आप वो फैसला होने देना है। सर वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज आप क्यों सुप्रीम कोर्ट भागते हैं? ठीक है, आप फॉरेन फंडिंग केस में क्यों भागते हैं? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देते? कर लें, करप्शन नहीं की तो आपको बता दें। बात ये है कि आज के प्रोग्राम का लुबे लुबाब ये है कि फैसल वाडा साहब को मैं कहता हूँ ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा माफिया को हम ख़त्म करेंगे और मेरे बहुत इसरार करने पे उन्होंने बिलाखिर वो डेट भी दे दी कि वो कब ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कम से कम 2 to 3 टर्म्स, 10 से 15 साल का प्लान है अभी तहरीक इंसाफ का। वो ठहरेगी, फिर गंद ख़त्म करेगी, फिर चीनी सस्ती, फिर आटा सस्ता, फिर पेट्रोल सस्ता, फिर मौत सस्ती, कफन सस्ता, ये सब कुछ मिलेगा। अभी आप 10 साल दें इस हुकूमत को और कल तक दीजिए। मुझे तो फिलहाल इजाज़त।